सिंहासन पर बैठते समय अशोक के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। पाटलिपुत्र का वही राजमहल, वही दरबार, वही स्तंभ, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वह अब उपेक्षित राजकुमार नहीं था, वह मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं था। जिन दीवारों के बीच वो बैठा था, वे कई रहस्यों और रक्त की गवाही दे चुकी थीं। अशोक जानता था कि सत्ता उसे आसानी से नहीं मिली है। शायद इसी कारण उसने तय कर लिया था, अब वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखेगा। यहीं से जन्म हुआ चंड अशोक का। उसने शासन संभालते ही आदेश दिए। दंड कठोर हुए। अपराध के लिए क्षमा नहीं, केवल सजा थी। दरबार में भय का वातावरण बन गया। जो विरोध करता वो कुचल दिया जाता, जो प्रश्न करता वो चुप करा दिया जाता। अशोक का विश्वास था, डर से ही व्यवस्था चलती है। मौर्य सेना फिर से चल पड़ी। सीमाएं फैलने लगीं। एक के बाद एक राज्य मौर्य ध्वज के नीचे आते चले गए। सेना अपराजेय थी। सेनापति निडर थे और स्वयं अशोक निर्णय में कठोर भावनाओं से दूर। लोग उसके नाम से कांपते थे और अशोक इसे ही अपनी सफलता मानता था। लेकिन सत्ता के इस विस्तार में एक राज्य अब भी अडिग था, कलिंग। कलिंग कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। न उसकी सेना मौर्यों जैसी विशाल थी, न उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बड़े साम्राज्यों के पास अक्सर नहीं होता, स्वाभिमान। कलिंग ने कभी मौर्य अधीनता स्वीकार नहीं की थी। समुद्री व्यापार में वो स्वतंत्र था। उसकी जनता अपने राजा पर भरोसा करती थी और सबसे बड़ी बात, वो झुकने को तैयार नहीं था। दरबार में कलिंग का नाम आते ही अशोक का चेहरा कठोर हो जाता। उसके सलाहकारों ने समझाने की कोशिश की, महाराज, कलिंग से युद्ध आवश्यक नहीं है। लेकिन अशोक के लिए यह केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं था, यह चुनौती थी। यह उसके अहंकार पर प्रश्न था। उसने अंतिम आदेश दिया, कलिंग पर चढ़ाई होगी। कलिंग युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। मौर्य सेना चल पड़ी। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, सैनिकों की पंक्तियां धरती कांप उठीं। यह वही सेना थी जिसने कई राज्यों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन कलिंग अलग था। जब युद्ध शुरू हुआ तो यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था। कलिंग की जनता भी मैदान में उतर आई। किसान, व्यापारी, युवा, सबने हथियार उठाए। उनके लिए ये केवल राज्य नहीं, सम्मान का प्रश्न था। युद्ध भयानक था। तलवारें टकराईं, बाणों की वर्षा हुई। हाथी पागल हो उठे। चीखें गूंजने लगीं। धरती पर रक्त बहने लगा। दिन रात में बदल गया और रात और भी भयावह हो गई। अशोक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ, लेकिन उसने अपने मन को कठोर किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः मौर्य सेना विजयी हुई। कलिंग हार गया। विजय का संदेश पाटलिपुत्र भेज दिया गया। दरबार में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन अशोक का मन भारी था। उसने युद्ध भूमि को देखने का निश्चय किया। वह घोड़े से उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जहां कुछ दिन पहले युद्ध का शोर था, वहां अब सन्नाटा था। चारों ओर शव बिखरे थे। घायल कराह रहे थे। टूटे हुए हथियार धरती में गड़े थे। एक नदी जो कभी जीवन देती थी, अब लाल बह रही थी। अशोक ने एक स्त्री को देखा। वो अपने मृत पुत्र के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद रोते रोते सूख गए थे। वह बस शून्य में देख रही थी। थोड़ी दूर एक बच्चा अपने पिता को झकझोर रहा था, उठो, घर चलना है। पिता नहीं उठा। अशोक का दिल पहली बार जोर से धड़का। यह दृश्य उसके भीतर कहीं गहरे उतर गया। यह कोई शत्रु नहीं था। यह कोई सैनिक नहीं था। ये मनुष्य थे। उस रात अशोक सो नहीं सका। जब वो आंख बंद करता तो वही दृश्य सामने आ जाता। रक्त, लाशें, टूटी आवाजें। उसने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, यह विजय किसके लिए थी? मैंने क्या जीता? उसे याद आई देवी की बातें। शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना नहीं। पहली बार उसे लगा शायद वो गलत था। अगले दिनों में वो बदलने लगा। पहले जैसा कठोर आदेश नहीं देता। दरबार में चुप रहने लगा। लोग हैरान थे, सम्राट अशोक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था, तलवार और करुणा का युद्ध। और